एपिसोड 15। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी स्टोरी सुनने में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर स्टोरी का हर नोटिफिकेशन मिल जाया करे। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। खुराना मैंशन। जब रुक्मणी जी दरवाज़ा बंद करने जाती हैं और रूहानी को गार्डन में इस वक्त अकेले बैठी हुई देखती हैं तो वो थोड़ा रूहानी के लिए परेशान हो जाती हैं और इसीलिए उसके पास चली जाती हैं। गार्डन। रूहानी बैठे हुए अभी अपने मन को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए रुक्मणी जी बोली, सब ठीक तो है ना रूहानी बहू? अचानक से किसी की आवाज सुनते ही रूहानी तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है और सामने अपनी सास को खड़ी देख खुद भी घबराते हुए खड़ी हो अनायास ही बोल पड़ती है, माँ आप यहाँ पर। रूहानी जिस टोन में ये बात बोलती है उसे सुनकर रुक्मणी जी थोड़ा हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं, अरे रूहानी बहू, तुम तो मुझे देखकर ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। ये बात तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। निहाल तो अपने ऑफिस के काम से घर नहीं आ पाया है, पर तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए ना, तो फिर रात के समय में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक तो रूहानी पहले से ही इतनी ज्यादा स्ट्रेस में थी, इसीलिए वो बाहर आ गई थी खुद को कुछ देर शांत करने के लिए, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुक्मणी माँ को वो क्या समझाए, क्या जवाब दे, इसीलिए बस उन्हें घूरे चली जा रही थी। तभी रुक्मणी जी एक गहरे आह भरते हुए बोली, रूहानी बहू, मुझे पता है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों हो। जैसे ही रूहानी अपनी सास की बात सुनती है उसके तो आंख खुले के खुले रह जाते हैं और वो स्तब्ध हो पूछती है, क्या माँ आपको सब पता है? हाँ रूहानी बहू, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि तुम बुआ माँ के संस्कार और विचारों वाली बात से कितना ज्यादा दुखी हो? तुम्हें उनका विचार बहुत अजीब लगता है ना? यही सोच रही थी ना तुम? जब रूहानी सुनती है कि उसकी सास बुआ माँ की बात कर रही है तो वो मन ही मन बोलती है, अच्छा, तो माँ तो ये लगता है कि मैं बुआ माँ की बातों की वजह से अपसेट हूँ। वैसे अच्छा ही है, अगर इन्हें राठी सर के बारे में पता चला तो इन्हें ये भी पता लग जाएगा कि मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ और बेकार में घर में क्लेश बढ़ जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। मिस्टर निहाल मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उनकी फैमिली को खुश रख पाऊँ। अरे रूहानी बहू, तुम फिर से क्या सोचने लग गई? अच्छा तुम पहले यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपको मुझसे बात करनी है? पर क्या माँ? रूहानी थोड़ा असमंजस के साथ पूछते हुए वही बेंच और बैठ गई और उसके सामने रुक्मणी जी भी बैठते हुए उससे बोली, रूहानी बहू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त करसाई महसूस कर रही होंगी। जीजी के विचार और उनके हिसाब से संस्कार वाली बात मनकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे तुम पर किसी ने जानबूझकर बोझ थोप दिया हो। यही बात है ना? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ माँ। मैं तुमसे ये कह रही हूँ रूहानी बहू कि तुम अपनी मन की फीलिंग्स को मुझसे शेयर कर सकती हो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मेरे मुंह से ये सब सुनकर थोड़ा हैरान होंगी, क्योंकि आखिर में मेरी सोच भी तो बुआ माँ की तरह ही है ना। पर रूहानी बहू, मैं तुमसे आज एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी सोच जीजी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि लड़कियों को सिर्फ घर के अंदर की ही जिम्मेदारी संभालनी आनी चाहिए। अरे मैं तो खुद इन विचारों के खिलाफ हूँ। जब रूहानी अपनी सासू माँ के मुंह से ये सब शब्द सुनी तो वो हैरानी के सागर में ही मानो डूब गई और एकदम से हड़बड़ा कर उठते हुए बोली, माँ आप ये सब, मेरा मतलब है कि इस तरह की बातें। हाँ रूहानी बहू, मैं ये सब बोल रही हूँ, तुम्हें इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं बस जीजी की बातों में सहमति इसीलिए दे देती हूँ ताकि उन्हें बुरा ना लगे। जब निहाल के पापा हम सभी को छोड़कर चले गए थे तो उस वक्त जीजी ने एक माँ की तरह मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखा, और वो हम सभी से बहुत प्यार भी करती है। बस यही वजह है कि मैं उन्हें कुछ बोल उनका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ रूहानी बहू। तो फिर माँ, आप मेरे बाहर जाने आने वाली बात से गुस्सा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं बहू, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे निहाल को तुम जैसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की मिली है। और हाँ रूहानी, जीजी का दिल बहुत ही अच्छा है। वो सिर्फ ऊपर से करी बनने का दिखावा करती है, अंदर से उनका दिल बहुत ही ज्यादा नर्म है। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती है बेटा। मुझे पता है माँ। जब रुक्मणी जी रूहानी को कहती है कि उनके जीजी दिल की बुरी इंसान नहीं है तो रूहानी झट से बोल पड़ती है, मैं जानती हूँ माँ की बुआ माँ दिल की बुरी इंसान नहीं है। ते बात आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ माँ सिर्फ अपने पुराने विचारों के कारण थोड़ी रूढ़ हो जाती है, बाकी वो बहुत अच्छी इंसान है। जब तुम्हें पता है कि बुआ माँ बुरी नहीं है तो फिर क्या बात है रूहानी बहू जिस वजह से तुम इतनी ज्यादा परेशान लग रही हो? जब रूहानी अपनी सासू माँ की बात सुनी तो एक गहरी सांस लेते हुए अपने मन की सोच को शांत कर बोली, माँ ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे कहकर मैं परेशान रहूंगी। आप मेरे बारे में सोचकर परेशान मत होइए। वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी और ये सोच रही थी कि बुआ माँ को कैसे खुश करूँ, तो मैं यहाँ पर आकर बैठ गई।
तो क्या सोचा है रूहानी बहू तुमने? किस बारे में माँ? यही कि जीजी को कैसे अपने पॉइंट को समझाओगी? आज के टाइम में लड़के और लड़कियां दोनों बराबर होते हैं, इसे समझाने के लिए तो तुम्हें बहुत मेहनत लगने वाले हैं। जब रुक्मणी जी ये पूछती है उस पर रूहानी थोड़ा मुस्कुराते हुए उनके गले से लग बोल पड़ती है, माँ वो सब मुझे अभी नहीं पता है कि कैसे बुआ माँ को अपनी बात समझाऊंगी, पर हाँ इतना जरूर पता है कि जल्द ही बुआ माँ को कन्विंस कर लूंगी कि हमारी सोच भी गलत नहीं है। उसकी बातों को सुन रुक्मणी जी भी मुस्कुराते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है और उसे तसल्ली देते हुए कहती है, बिल्कुल बहू, देख लेना बुआ माँ जल्द ही तुम्हारी सोच को समझ जाएगी। अगली सुबह रूहानी सुबह जल्दी जल्दी उठ सारा काम निपटा लेती है और बिना किसी को घर में इन्फॉर्म किए जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो घर में किसी को भी बोलेगी तो बुआ माँ उसे नहीं जाने देगी और इस वक्त वो बस अपने सर से मिलना चाहती थी। इसीलिए बिना बताए वो हॉस्पिटल निकल गई। हॉस्पिटल में चूंकि रात भर निहाल जगे हुए ही था, इसीलिए बेंच पर बैठे बैठे ही उसकी आंखें लग गई और वो सोए हुए था। जब रूहानी वहां पर पहुंची और निहाल के गर्दन को इस तरह बेंच पर झुके हुए देखी तो वो हड़बड़ा कर उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और आहिस्ते से उसके सर को अपने कंधे पर रख लेती है। इन सब के चक्कर में पूरी रात मिस्टर निहाल सो नहीं पाए, बेचारे पूरी तरह से थक गए हैं। मैं कुछ देर इन्हें और सोने देती हूँ, वैसे भी अभी डॉक्टर भी नहीं आए होंगे। रूहानी अभी ये सोच ही रही थी कि तभी निहाल की आंखें अचानक से खुल गई और अपने सामने रूहानी को देख वो हड़बड़ा कर उसके कंधे पर से अपना सर हटाते हुए पूछता है, मिस रूहानी आप इतने सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? क्या बुआ माँ को पता है कि आप यहाँ पर आए हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि बुआ मैंने आपको यहाँ पर आपने का परमिशन कैसे दे दिया, वो भी इतने सुंदर के समय में। जब निहाल ये बोलता है तो रूहानी का चेहरा एकदम से उतर जाता है और वो थोड़ा मायूस हो कहती है, सॉरी मिस्टर निहाल, पर असल में मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया है कि मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ। मैं भी क्या करती, अगर बुआ माँ को बोलती तो वो मुझे किसी भी हालत में नहीं जाने देती, इसीलिए बिना बताए ही आ गई। क्या? पर मिस रूहानी, आप समझ भी रही हैं कि अगर बुआ माँ को आप घर पर नहीं मिली तो उन्हें कितना ज्यादा बुरा लग जाएगा और फिर आप दोनों के बीच का रिश्ता भी खराब हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ मिस रूहानी। अब मैं क्या करूँ मिस्टर निहाल, मैं तो हॉस्पिटल गई हूँ, मैं भी ना बिना कुछ भी सोचे समझे कर लेती हूँ। अब अगर जब तक मैं घर पहुँचूंगी तब तक तो बुआ माँ को पता चल ही जाएगा ना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अब क्या करूँ मैं? रूहानी को इतना घबराए हुए देख निहाल उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मिस रूहानी, मैं होने ही नहीं दूंगा। वैसे भी अब राठी सर को खतरे से बाहर है, और रही बात यहाँ पर रुकने की तो मैं आपको घर ड्रॉप करके तुरंत यहाँ पर आ जाऊंगा, चलिए आप मेरे साथ। इतना बोल निहाल रूहानी का हाथ पकड़ बेंच पर से उठकर जाने के लिए बढ़ जाता है। पर जैसे ही वो अभी एक कदम आगे बढ़ता उससे पहले ही उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो रूहानी को ले देकर बेंच पर ही गिर जाता है। उसके गिरते ही दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती है और दोनों बस बिना कुछ भी बोले खामोशी के साथ एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। निहाल रूहानी के चेहरे को देखते देखते उसके करीब बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है और ये याद आते ही वो मुस्कुराकर कहता है, क्या अजीब स्थिति है मेरी भी मिस रूहानी। इस वक्त आप मेरी बाहों में हैं, पर मैं आपको थोड़ा प्यार भी नहीं कर सकता हूँ, और जब मैं आपको प्यार करने का सोचता हूँ तो आप मेरे बाहों में ही नहीं होती हैं। पता नहीं आपको कब प्यार करने का मौका मिलेगा मुझे। निहाल जब रूहानी के आंखों में देखते हुए ये बोलता है तो रूहानी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, लगता है भगवान जी आपके सपने को पूरा करना ही नहीं चाहते हैं तभी तो। रूहानी अभी और आगे कुछ बोलती उससे पहले ही एक नर्स पीछे आ खड़ी हो जाती है और थोड़ा अपने गले को खराशते हुए बोली, एक्सक्यूज मी सर, मैम। उस नर्स की आवाज सुनते ही निहाल और रूहानी एकदम से अपने आप को संभाल खड़े हो जाते हैं और नर्स की तरफ देखते हुए गंभीर हो पूछते हैं, नर्स अब राठी सर कैसे हैं, क्या उन्हें होश आया? जी सर, आपके सर को होश आ गया है और अब वो पूरी तरह से ठीक है, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। जब ये बात दोनों सुनते हैं तो एकदम से खुश हो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और तेजी में उस वार्ड की तरफ चले जाते हैं जहां पर राठी सर को रखा गया था। अंदर जाते ही रूहानी बड़े ही आहिस्ते आवाज में बोलती है, राठी सर, आप ठीक हैं? रूहानी की आवाज जब राठी सर के कानों में पड़ती है तो वो धीरे से अपने आंख को खोल उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और मुश्किल से बोलने की कोशिश करते हुए कहते हैं, हाँ रूहानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत ज्यादा परेशानी हो गई ना, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। प्लीज राठी सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम दोनों ही आओ के स्टूडेंट हैं और अपने टीचर की हेल्प करने में परेशानी की क्या बात है, बल्कि हम तो खुश हैं कि हम आपके कुछ काम आ सके। वैसे सर, आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे?
जब निहाल ये पूछता है तो एक पल के लिए राठी सर के चेहरे पर सिकन आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो कराह पड़ते हैं, जिसे देख निहाल बोल पड़ता है, सॉरी सर, मैं भी ना। आप इस वक्त कुछ मत बोलिए, आपको डॉक्टर ने बोलने से मना किए हैं। आप रेस्ट कीजिए, हम यहीं पर हैं। हाँ सर, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बता देना। वैसे सर, मिस रोजी को क्या हम इन्फॉर्म कर दें आपके बारे में? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी रूहानी। ये बात बोलते वक्त राठी सर की जुबान एकदम फ्रेश और कठोर थी, जिसे सुन रूहानी थोड़ा हैरानी के साथ निहाल की तरफ देखने लगी। जब राठी सर ने नोटिस किया कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही रूडली बोल दिया है तो वो झट से फिर से दर्द की वजह से कराह जाते हैं और बोलते हैं, रूहानी, मेरे बोलने का मतलब है कि इस वक्त मिस रोजी यहाँ पर नहीं है, वो देश से बाहर गई हुई है कुछ काम से, और ऐसे में अगर उन्हें पता लगा कि मेरे साथ क्या हुआ है तो वो तुरंत अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर यहाँ पर चली आएंगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तुम दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे एक्सीडेंट वाली बात मिस रोजी को नहीं बताओगे और न ही उनसे बात करोगे। जब राठी सर निहाल और रूहानी को प्रॉमिस करने के लिए बोलते हैं तो निहाल बिना एक मिनट गंवाए तुरंत उनसे प्रॉमिस करते हुए बोल देता है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर हम दोनों नहीं बताएंगे सर, डोंट वरी। अच्छा, अभी आप रेस्ट कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ कि आपको कब तक डिस्चार्ज मिल सकता है। निहाल ये बोल रूहानी के साथ वार्ड वाले कमरे से बाहर आ जाता है। निहाल रूहानी का हाथ पकड़े हॉस्पिटल से बाहर निकल कार की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तब रूहानी एकदम से रुक जाती है। उसे रुके हुए देख निहाल उसकी तरफ पलट पूछता है, क्या हुआ मिस रूहानी, आप इस तरह यहाँ पर रुक क्यों गई? हमारी कार आगे है, चलिए। मिस्टर निहाल, पता नहीं पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरा मतलब है कि राठी सर का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद भी वो मिस रोजी को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। ये अजीब नहीं लगा आपको? इसमें अजीब लगने वाली बात क्या है मिस रूहानी? सर ने बताया तो वो उन्हें परेशान करना नहीं चाहते हैं, और फिर इस वक्त वो देश से बाहर भी तो हैं। पर सर के जान से ज्यादा तो इम्पोर्टेंट उनके लिए कोई काम नहीं ना होगा। एक लड़की के लिए उसके लाइफ पार्टनर के जान से ज्यादा जरूरी तो कोई भी काम नहीं हो सकता है, और फिर सर को भी इतनी बड़ी बात उनसे नहीं छिपाना चाहिए। रूहानी की पूरी बात सुनने के बाद निहाल अपने दोनों हाथों से उसके गाल को प्यार से पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, मिस रूहानी, मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, पर ये उन दोनों की लाइफ है और हमें उनके बीच में बोलने का हक नहीं है। अगर सर नहीं चाहते हैं कि अभी वो इस बारे में मिस रोजी को बताए तो ये उनकी मर्जी है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें घर निकलना चाहिए, इससे पहले कि बुआ माँ को आपके घर में ना होने वाली बात पता लग जाए। ओ हाँ, मैं तो ये सब सोचने के चक्कर में घर के बारे में भूल ही गई थी। अब चलिए जल्दी। जैसे ही निहाल बोलता है कि बुआ माँ घर पर उन्हें ढूंढे, उससे पहले उन्हें घर पहुंचना होगा, ये याद आते ही रूहानी भी सारी बातें सोचना छोड़ जल्दी से घर के लिए निहाल के साथ निकल जाती है। खुराना मैंशन। बुआ माँ सुबह के 6 बजे पूजा पाठ कर पूरे घर में धूप दिखाने लगी। चूंकि रूहानी आज बाहर जाने से पहले ही मंदिर की सफाई कर दी थी, जिससे बुआ माँ को पता न चल पाए कि वो घर में नहीं है इस वक्त, इसीलिए बुआ माँ भी निश्चिंत हो पूजा करने लगी। जब वो धूप को घर में दिखाते हुए निहाल के कमरे के बाहर पहुंची तो कमरे के अंदर लाइट ऑफ देख बाहर रुक गई और थोड़ा सोचते हुए बोली, बड़ी अजीब बात है रूहानी बहू, तो सुबह ही उठ गई है तो फिर कमरे की लाइट ऑफ क्यों है? हमारा लड्डू तो लाइट ऑन करके ही सोता है, उसने तो लाइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला होगा। सब सही तो है, जाकर देखती हूँ, एक बार पूछ लूंगी तो मन शांत हो जाएगा। वसुंधरा जी ये सोच निहाल और रूहानी के कमरे के बाहर आ खड़ी हो गई और दरवाजे पर हल्के हाथों दस्तक देते हुए बोली, निहाल, रूहानी बहू, तुम अंदर ही हो ना? जब वसुंधरा जी एक दो बार आवाज दी तो अंदर से किसी ने उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें उन दोनों की फिक्र होने लगी। कहीं कोई परेशानी तो नहीं ना है बच्चों को? दोनों में से किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ये बोलते हुए वसुंधरा जी जब थोड़ा जोर लगा दरवाजे को खटखटाने लगती है, तभी दरवाजा का पल्ला खुल जाता है। ये क्या, ये तो खुला हुआ है। लड्डू बेटा, रूहानी बहू, कोई कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सबसे पहले तो लाइट जला देती हूँ। ये बोलते हुए वसुंधरा जी कमरे का लाइट ऑन कर देती है और जैसे ही लाइट ऑन होता है, सामने बेड पर किसी को ना सोते हुए देख वसुंधरा जी परेशान हो जाती है। इतनी सुबह रूहानी बहू बेड पर नहीं है ये समझ में आता है, पर निहाल, ये लड़का कहाँ चला गया? अभी तो सिर्फ 6 ही बज रहे हैं, इस तरह तो ये घर से बिना बताए कहीं भी नहीं जाता है, सुबह सुबह तो आज फिर। वसुंधरा जी ये सब सोचकर अभी परेशान हो ही रही थी कि तभी अचानक से उन्हें बाथरूम से नल से पानी बहने की आवाज सुनाई पड़ी। जब वो आवाज उनके कानों में गई तो वो रिलैक्स होते हुए बोली, ओ तो निहाल बाथरूम में है, मैं भी ना बेकार में इतना परेशान हो रही थी। अब जल्दी से ये धूप पूरे कमरे में दिखा देती हूँ।
वसुंधरा जी ये खुद में बोल कमरे से निकल जाती है। उनके जाते ही बाथरूम में इतने देर से बंद निहाल और रूहानी राहत की सांस लेते हुए एक दूसरे को देख बोलते हैं, आज तो बाल बाल बच गए। रूहानी इतना बोल बाथरूम का दरवाजा खोल बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी निहाल रूहानी की कलाई को अचानक से पकड़ लेता है, जिसे देख रूहानी पूछती है, क्या हुआ मिस्टर निहाल, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? देखिए बुआ माँ जा चुकी है तो आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम कमरे में जा सकते हैं। रूहानी अभी इतना बोली ही थी कि तभी निहाल जोर से रूहानी को अपने करीब खींच लिया, जिस वजह से रूहानी सीधे जाकर निहाल के सीने से जा टकराती है और उसके बेहद करीब जा पहुंचती है। मिस्टर निहाल ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, बुआ माँ मुझे ही ढूंढ रही होंगी, उनके लिए चाय बनाना है। चले जाइएगा मिस रूहानी, पर प्लीज कुछ पल के लिए मेरे पास रुक जाइए प्लीज। निहाल इतने प्यार से ये बोलता है कि उसकी बातों को सुन रूहानी को उस पर प्यार आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लिया और बोली, ओह मेरे पतिदेव को मुझे देखना है, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं मिस्टर निहाल, आपको कोई शक है क्या मिस रूहानी? आप सब भी मेरे आंखों के सामने होती है तो उस पल में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, उस पल को मैं जीना चाहता हूँ, पर आपको तो अपने पति की जरा भी परवाह नहीं है, क्यों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर निहाल, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करती हूँ तो वो आप हो। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपको ही मेरे साथ रहना अच्छा लगता है? मुझे भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, पर मैं घर की बहू हूँ तो मुझे और भी चीजें देखनी होती है ना। रूहानी सब बातों बातों में ये कहती है कि वो भी निहाल के साथ रहना चाहती है तो निहाल उसे और अपने करीब खींचते हुए बोलता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था मिस रूहानी कि आप भी मेरे साथ, अब जब ये बात पता चल गई है तो मेरा एक किश तो बनता है ना। क्या किश? बिल्कुल भी नहीं, अब चलिए छोड़िए मुझे जाना है। रूहानी ये बोल निहाल के सीने को अपने हाथों से थोड़ा धक्का देने लगी, लेकिन तभी निहाल उसके होठों के एकदम पास चला गया जिससे रूहानी की सांसें तेज चलने लगी। निहाल रूहानी को कसकर अपने सीने से सटा लेता है और उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है, जिस वजह से रूहानी का दिल तेजी से धड़कने लगता है और शर्म के मारे उसके चेहरे लाल हुए जा रहे होते हैं। वो जल्द ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और निहाल उसके होठों पर अपना होंठ रखने ही वाला होता है कि तभी रूहानी के हाथों से गलती से शॉवर का नल ऑन हो जाता है, जिस वजह से एकदम से उन दोनों के ऊपर पानी की बरसात होने लगती है। यूं अचानक से पानी गिरने की वजह से आओ दोनों हड़बड़ा कर ऊपर की तरफ देखने लगते हैं और रूहानी खुद को निहाल के बाहों से छुरा मुस्कुराते हुए कहती है, लीजिए मिस्टर निहाल, अब लगता है ये पानी भी नहीं चाहती है कि आप मुझे प्यार करें, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो अब मैं चली बाहर। रूहानी इतना कह जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोल बाहर जाने लगती है, तभी निहाल फिर से उसकी कलाई को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है और इस बार उसे दीवार में सटा खुद उसके बेहद करीब जा खड़ा हो कहता है, नहीं मिस रूहानी, इस बार ये पानी हमें दूर करने के लिए नहीं बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि उस रात होटल में जब आप नशे में थी तो। इससे पहले कि निहाल किश के बारे में बोलता, रूहानी एकदम से उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है और बस मुस्कुराते हुए अपने निगाहों से उसे देखने लगती है। निहाल भी प्यार से अपने एक हाथ से रूहानी के हाथों को अपने होठों पर से हटाता है और दूसरे हाथों को उसके कमर पर डाल अपने शरीर में चिपका लेता है। मिस रूहानी, आज बिना आपा को किश किए मैं जाने देने वाला नहीं हूँ। इतना बोल फिर से वो रूहानी के होठों के करीब बढ़ने लगा। इस बार रूहानी भी उसे मना नहीं की बल्कि खुद होने दोनों हाथों को निहाल के गर्दन में डाल धीरे धीरे उसके होठों के करीब बढ़ने लगी और अगले ही पल निहाल का होंठ रूहानी के होठों पर था और वो उसे बड़े ही प्यार से चूमे जा रहा था। कुछ देर तक किश करने के बाद रूहानी एकदम से उसे धक्का दे कुछ कदम आगे बढ़कर खड़ी हो गई। जस्ट देख निहाल बस मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ खड़ा हो गया और उसके गीले बदन पर सटे खुले बालों को समेट आगे करते हुए अपने दोनों हाथों से रूहानी की कमर को टाइटली पकड़ उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। चूंकि ये एहसास रूहानी के लिए पूरी तरह से नए थे, इसीलिए वो एकदम निहाल के आगोश में समाये जा रही थी और अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। निहाल धीरे धीरे उसकी गर्दन पर से पीठ पर चला गया और वहां किश करने लगा। इस वक्त दोनों के अरमान अब हद से बढ़ चुके थे, पर उनके बीच रोमांस कुछ बढ़ता उससे पहले ही एक आवाज उन्हें वापस से होश में ला देती है। रूहानी बहू, कहाँ हो तुम? क्या आज मुझे चाय नहीं मिलने वाली है? ये आवाज वसुंधरा जी की थी। जैसे ही ये आवाज दोनों के कानों में गई, रूहानी एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए हड़बड़ा कर निहाल की तरफ मुड़कर खड़ी हो गई और बोली, बुआ माँ, हे भगवान, आज तो उनसे मुझे जरूर डांट पड़ने वाली है। ये सब ना सिर्फ आपकी वजह से हुई है, आप ना मिस्टर निहाल, हम। रूहानी ये बोल बाथरूम के दरवाजे से झट से निहाल को बाहर ठेल कर निकाल खुद कपड़े बदलने के लिए दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन तभी निहाल एक मजाकिया भरे लहजे में दरवाजे पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, मिस रूहानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई,
वैसे तो आप मेरे करीब आने से नर्वस हो, मुझे रोकना चाहती थी, पर आज मुझे आप में वो मिस रूहानी नहीं दिखी जो मेरे करीब आने से नर्वस हो जाती है, बल्कि मुझे वो रूहानी दिखी जो चाहती है कि मैं उनके करीब आऊं। क्या मुझे जो फील हुआ वो सच है मिस रूहानी? प्लीज बोलिए ना। जैसे ही ये बात रूहानी सुनती है उसके दोनों गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और बिना कुछ बोले झट से दरवाजा लगा देती है। दरवाजा लगा देख निहाल वहां से मुड़कर अपने कपड़े लेने अलमारी की तरफ जाने लगता है, तभी एकदम से सुपर एक्सप्रेस के तर्ज रूहानी दरवाजा दोबारा से खोल धीरे से बोलती है, अब आपको अगर ऐसा लगा है तो कुछ तो सच्चाई होगी ना। रूहानी जैसे ही ये नाथ बोलती है उसके बातों को सुन निहाल तुरंत पीछे मुड़ उसके चेहरे को देखने लगता है और एक बड़ी सी स्माइल करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर इससे पहले कि वो रूहानी के पास जा पाता रूहानी मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर देती है। और बेचारा निहाल अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुदे कहता है, अब मैं आपसे और दूर नहीं रह सकता हूँ मिस रूहानी, आज आपने ऐसा बोलकर मुझे सच में बहुत ज्यादा खुश कर दिया है। मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आप अपने जिंदगी में आए हर दुख और गम को भूल जाएंगी। लव यू मिया रूहानी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज मैरिज।